हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी हब। मैं भावना गुप्ता आज बदलते रंग कहानी का पार्ट 3 लेकर के पेश हूँ। उम्मीद है कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे लगे होंगे। उन दोनों पार्टों को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पार्ट 3 शुरू करते हैं। आज वह दिन आ ही गया था। रात में उसे नींद ठीक से नहीं आई थी। बार बार उसे समीर की बातें, उसके साथ घंटों मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चाएं याद आ रही थी। उस समय समीर उससे बार बार कहता था कि वो IAS बनकर समाज की सेवा करना चाहता है और अब उसकी मनोकामना पूरी हो गई थी। उसने जो सोचा था उसे वो मिल गया था। क्या समीर की शादी हो गई है या अभी भी वो कुंवारा है? यह प्रश्न भी उसके मन में बराबर कौंध रहा था। वो सोच रही थी कि यदि समीर की शादी हो गई तो उसकी पत्नी कैसी होगी। यदि समीर ने उसे देखकर पुरानी बातों को कुरेदना शुरू किया तो उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया क्या होगी। कहीं वो उसके संबंधों को लेकर आशंकित तो न हो जाएगी। उसके मन में पहली बार इतना उत्साह था, दिल में हलचल थी। वहीं दूर अंदर से समीर से मिलने का एक मधुर एहसास भी था। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी निकाली और पहली बार अपना इतनी देर तक श्रृंगार किया। आज सच में वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। पुस्तक विमोचन समारोह के लिए कॉलेज के हॉल को काफ़ी सजाया गया था। शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों को भी बुलाया गया था। दूसरे कॉलेजों के शिक्षक और कई विद्वानों को भी आमंत्रित किया गया था। सबके खाने पीने का इंतजाम पुस्तक के प्रकाशक की ओर से था। वो कॉलेज की रिक्शा से जाती थी, किंतु आज प्रिंसिपल ने उसे लाने के लिए अपनी गाड़ी ड्राइवर के साथ भेज दी थी और कॉलेज के एक जूनियर लेक्चरर को भी साथ लगा दिया था। जब वह कॉलेज के हॉल में पहुंची तो अधिकतर मेहमान आ चुके थे। लाउड स्पीकर पर कोई पुराना संगीत काफ़ी कम आवाज़ से बज रहा था। पुस्तक विमोचन की सारी आवश्यक तैयारियां कर ली गई थीं। अब जिलाधिकारी के आने की प्रतीक्षा थी। तभी जिलाधिकारी समीर के आने का माइक पर अनाउंसमेंट हुआ। समीर के स्टेज पर पहुंचते ही सभी उपस्थित मेहमान उसके सम्मान में खड़े हो गए। प्रिंसिपल ने समीर का स्टेज पर स्वागत किया और उन्हें अपनी बगल में विशेष अतिथि के रूप में बैठाया। ठीक उसके बगल में प्रीति भी बैठी हुई थी। प्रीति ने समीर को देखकर हाथ जोड़े तो वो अप्रत्याशित रूप से उसको स्टेज पर देखकर विस्मित होते हुए बोला, अरे तुम प्रीति यहाँ? क्या आप एक दूसरे को पहचानते हैं? प्रिंसिपल ने पूछा। हम दोनों ने एक ही साथ दिल्ली में एक ही कॉलेज से साइकोलॉजी में MA किया है, लेकिन प्रीति ने कभी नहीं बताया। प्रिंसिपल ने अब प्रीति की ओर मुखातिब होते हुए कहा, क्यों प्रीति, इतना बड़ा राज तुम छिपाए हुए हो? मुझे तो कम से कम बताया होता। प्रीति प्रिंसिपल को क्या बताती। उसने कई बार समीर से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ संकोच, कुछ झिझक और परिस्थितियों ने उसे उससे नहीं मिलने दिया और चाह कर भी वो समीर से अपने संबंधों को अपने सहकर्मियों के साथ साझा न कर पाई। समीर, तुमसे मिलने की मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पाई। वो सकुचाते हुए धीरे से बोले, अब ये बहानेबाजी न चलेगी प्रीति। फंक्शन के बाद मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा। माँ कैसी है? सुनते ही प्रीति की आंखें नम होने लगी और वह इसका कोई जवाब नहीं दे पाई। तो प्रिंसिपल ने मामले की नाजुकता को समझते हुए बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, इत्मीनान से इस संबंध में बातें होंगी। अभी हम लोग पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। पुस्तक का विमोचन करते हुए समीर ने प्रीति की सादगी, नम्रता और उसके कोमल भावों को विस्तृत चर्चा करते हुए अपने कॉलेज के दिनों की यादों को सबके साथ साझा करते हुए कहा कि प्रीति कॉलेज में एक ऐसी लड़की थी जिससे हमारे प्रोफेसर बहुत प्रभावित थे। प्रीति को साइकोलॉजी पर जितनी पकड़ है उतनी बहुत कम लोगों को होती है। हमें गर्व है इस शहर में हमारे बीच प्रीति जैसी एक विदुषी है। समीर की बातों से पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाने लगा। तब प्रीति ने महसूस किया कि समीर, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वो उसे भूल गया है, बिल्कुल उसकी थोथी समझ थी। उसके दिल में उसकी प्रीति अभी भी उतना ही लगाव और प्रेम है जितना कॉलेज के दिनों में हुआ करता था। फंक्शन के बाद समीर ने उससे उसका फ़ोन नंबर लिया
उसके घर की लोकेशन नोट करते हुए कहा कि इस रविवार को वो उसके साथ ही लंच करेगा। अपनी विजिटिंग कार्ड उसे थमाते हुए उसने रविवार का इंतज़ार करने के लिए कहा। फंक्शन के बाद उसने सभी सहकर्मियों उसको आंखें फाड़कर देख रहे थे। समीर ने सभी लोगों के बीच जिस प्रकार प्रीति की प्रशंसा की थी और सम्मान दिया था, उसका कोई को भी अनुमान नहीं था। प्रीति के घर आकर पूरे घर को साफ किया, ड्राइंग रूम में सोफे को करीने से लगाया और घर के बाहर पड़े हुए गमलों को ठीक से लगाया और उनमें पानी दिया। माँ के गुजर जाने के बाद प्रीति अंदर से काफ़ी टूट गई थी। घर में कोई नहीं था और उसका जीवन अकेलेपन के दौर से गुजर रहा था, इसलिए पूरा घर ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। किंतु समीर ने जब से कहा कि रविवार को उसके घर आकर उसके साथ लंच करेगा, उसके शरीर में एक नया ही उत्साह पैदा हो गया था। मन मयूर नाचने लगा था और जीवन के प्रति एक नया नज़रिया पैदा हो गया था। रविवार को सुबह से ही प्रीति समीर के लिए लंच की तैयारी में लगी हुई थी। इस बीच फ़ोन पर उसने प्रयागराज से नीलम को भी बुला लिया था। वो पुस्तक विमोचन समारोह में कुछ ज़रूरी कामों में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाई थी। नीलम भी समीर से मिलने के लिए उत्साहित थी। एक लंबे समय के बाद तीनों एक साथ एक टेबल पर मिलने वाले थे। समीर ने उसे फ़ोन पर सूचना दी थी कि वो रविवार को 2 बजे के बाद आएगा। उसे एक ज़रूरी मीटिंग में शामिल होना है, क्योंकि ज़िले में सोमवार को सीएम का दौरा होने वाला था। किंतु उस दिन 12 बजे ही आ गया। सीएम साहब का दौरा रद्द हो गया तो मैं जल्दी आ गया। आते ही वो बोला। उसका घर एक संकरी गली में था। उसकी गाड़ी सड़क पर खड़ी हुई थी। बॉडीगार्ड साथ में था। उसे अचानक आया देख प्रीति और नीलम दोनों उठ खड़ी हुई। नीलम को देखकर उसने सोफे पर बैठते हुए कहा, अरे तुम कब आई? तुम भी आगरा में ही रहती हो क्या? नहीं, तुम्हारे बारे में प्रीति ने बताया तो मिलने आ गई। नीलम मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं इस शहर में पिछले 4 महीने से हूँ, लेकिन प्रीति को मेरी कभी याद न आई। ऐसी बात नहीं है समीर, तुमसे मिलने का मैंने कई बार सोचा, लेकिन मिलने की हिम्मत न हुई। प्रीति ने कहा, क्यों? मैं तुम्हारे लिए गैर कब से हो गया? ये क्यों नहीं कहती कि तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी? अब प्रीति उससे क्या कहती, और कहती भी तो क्या? उसकी सफाई में समीर कोई उलाहना दूर हो जाते। अच्छा अब बता, माँ जी कहाँ हैं? समीर, अब प्रीति की माँ इस दुनिया में नहीं है, नीलम ने बताया। कुछ देर तक समीर चुप रहा, फिर बोला, सॉरी प्रीति, मैंने तुम्हारे दिल के दर्द को कुरेदा। अब घर में कौन रहता है? इसके साथ अब कोई रहने वाला कोई नहीं है समीर। ये नितांत अकेलापन का जीवन जीती है, अपनी दुनिया में खोई हुई। जिस तरह कॉलेज में किताबों में खोई रहती थी, अब भी किताबें ही इसकी साथी हैं, नीलम बोली। समीर थोड़ी देर तक घर में इधर उधर देखता रहा। उसकी माँ और बाबूजी का फ़ोटो सामने की दीवार पर टंगा हुआ था। उसने सोचा उसका ध्यान अब तक उन फ़ोटो पर क्यों नहीं गया, जो वह प्रीति को बार बार माँ की याद दिलाता रहा। उसने हाथ जोड़कर उसके माता पिता के फ़ोटो के सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया और प्रीति से बोला, ज़िंदगी इसी का नाम है। ये कोई नहीं जानता कि किसकी ज़िंदगी उसको किस समय जीने के लिए मजबूर करेगी। तुमसे बिछड़ने के बाद मैं एक बॉयज़ होटल में शिफ्ट कर गया था। वहाँ सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले लड़के रहते थे। घर में पढ़ने का माहौल नहीं था। मेरे बाबूजी इसी हफ्ते यहाँ घूमने आने वाले हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊँगा। हाँ समीर, मुझे भी उनसे मिलने की बहुत इच्छा है, लेकिन तुम अपनी पत्नी को लेकर क्यों नहीं आए? समीर ने हंसते हुए कहा, अभी तुम्हारी जैसी कोई मिली नहीं। क्यों मजाक करते हो समीर? मेरे जैसी कोई मिले भी को नहीं। हैंडीकैप होना एक अभिशाप से कम नहीं है। ऐसा ना कहो प्रीति, आज भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में तुम्हारा मुकाबला करने वाला इस शहर में कोई नहीं है। ये तो प्रीति नहीं जानती थी कि समीर के साथ उसका क्या रिश्ता है, किंतु अंदर ही अंदर यह जानकर कि अब तक वो कुंवारा है, उसके मन के तार झंकृत हो गए उठे। कुछ ही दिनों बाद समीर ने उसे फ़ोन कर बताया कि उसके माँ बाबूजी आए हुए हैं, उससे मिलना चाहते हैं। आज रात का डिनर उसके साथ करोगी तो उसे खुशी होगी। प्रीति तो इसी अवसर का इंतज़ार कर रही थी, इसलिए उसने सब उनके निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। उसे अंदर आने से कोई न रोके, इसलिए समीर ने उसको लाने के लिए
अपनी प्राइवेट कार भेज दी थी। प्रीति को लेने समीर अपने आवास के गेट तक स्वयं आया। जब वह उसके साथ ड्राइंग रूम में पहुंची तो उस समय के माँ बाबूजी उसका इंतजार कर रहे थे। उसके पैर छुए, उन्होंने उसे अपनी बगल में बिठा लिया। समीर तुम्हारी हमेशा चर्चा करता है, सुना माँ भी नहीं रही घर में, अकेली हो। बेटी मैं समझा सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ़ को, लड़की वो भी अकेली। समीर की माँ बोली, बेटी अब आगे क्या करना है? समीर के बाबूजी ने पूछा, क्या करूँगी बाबूजी, दिन में कॉलेज में पढ़ाती हूँ, रात में अध्ययन, कुछ लेखन। उसने नम्रता से कहा, अभी क्या लिख रही हो? अभी तो कुछ नहीं, इस पुस्तक का रिस्पॉन्स देख लेती हूँ कैसा है, फिर आगे का प्लान बनाऊंगी। यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियाँ और मनोविज्ञान मैंने पढ़ी, समीर ने दी थी। ये सच है कि मनोविज्ञान के स्थापित सिद्धांत आने वाली पीढ़ियों के संदर्भ में वैसे ही न रहेंगे। बाबूजी आप भी क्या ना आते ही पुस्तक की चर्चा में लग गए। घर और बाहर रात दिन यही तो करती है, आज तो हम एंजॉय करें। वैसे प्रीति मैं तुमसे पूछना भूल गया था, सारे आइटम वेज ही रखे हैं। माँ बाबूजी वेजिटेरियन हैं, मैं भी वेजिटेरियन ही हूँ। खाना खाने के बाद जब प्रीति जाने को हुई तो माँ ने उसे रोका, बेटी तुम्हारी शादी की कहीं बातचीत चल रही है क्या? प्रीति कुछ न बोल पाई, जवाब देती भी क्या, उसकी शादी के लिए कौन बात करने वाला था। समझ गई बेटी, अब तो तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है जिससे तुम्हारी शादी के बारे में बात की जाए। समीर तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता है। आईएएस में उसके सिलेक्शन के बाद कई अमीर घराने के लोग अपनी बेटियों की शादी के लिए आए। वे सभी अपनी दौलत के बल पर समीर को खरीदना चाहते थे। समीर का इस संबंध में स्पष्ट मत था कि शादी का मन का मिलन होता है, सिर्फ शरीर का नहीं। और जो लड़की अपने बाप की हैसियत के बल पर इस घर में आएगी वो कभी भी अपना दिल उसे न दे पाएगी। बेटी अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो और समीर से तुम्हारा मन मिलता हो तो इस घर में तुम्हारी जैसी बहू पाकर हम प्रसन्न होंगे। समीर के पिताजी की भी यही इच्छा है, समीर भी यही चाहता है। अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, तुम इत्मीनान से फैसला लेकर बताना, कोई जल्दी नहीं है। हम तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करेंगे। लेकिन माँ जी, कहाँ समीर की पोस्ट और कहाँ मैं एक साधारण कॉलेज की लेक्चरार। अब लज्जित ना करो प्रीति, समीर बोला, मेरे और तुम्हारे संबंधों के बीच हमारी पोस्ट और हैसियत बीच में कहाँ से आ गई? इसी से बचने के लिए मैंने तो अब तक किसी शादी का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। प्रीति ने लज्जा से सिर झुका लिया। उसने समीर के माँ बाबूजी के पैर छूते हुए कहा, आप लोगों का आदेश मेरे लिए आज्ञा से कम नहीं। फिर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। समीर उसे छोड़ने उसके घर तक गया। जब वह लौटने लगा तो उसने प्रीति को अपने गले से लगा लिया और बोला, प्रीति पति पत्नी का रिश्ता बराबर का होता है। आज भी मैं वही समीर हूँ जो कॉलेज के दिन में हुआ करता था और आगे भी ऐसा ही रहूँगा। समीर के गले लगी प्रीति को ऐसा लग रहा था मानो सारे जहाँ की खुशियाँ उसे मिल गई हैं। दुख का काला बादल हट गया था, खुशी का गुलाबी रंग उसके चेहरे पर आ गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।